हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। माय नेम इज़ महेंद्र और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिएंटलिज्म का चैप्टर नंबर 4 क्राइसिस। दोस्तों, ये जो बुक है इसे 1978 में पब्लिश कराया गया था और इसे लिखा था एडवर्ड सैड ने। दोस्तों, ओरिएंटलिज्म जो ये बुक है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर फर्स्ट जो बुक है उसका नाम है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म। सेकेंड है ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रिस्ट्रक्चर। थर्ड है ओरिएंटलिज्म नाउ। तो दोस्तों, ये क्राइसिस जो ये 4th चैप्टर है ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो ओरिएंटलिज्म का क्राइसिस चैप्टर है इसमें ओरिएंटलिज्म की लिमिटेशंस को भी शो कराया गया है और ओरिएंटलिज्म के बारे में बताया भी गया है। तो सबसे पहले टेक्सचुअल एटीट्यूड का डेफिनेशन यहाँ इस क्राइसिस नाम के चैप्टर में हमें पता चलता है। टेक्स्ट इज डिफरेंट देन द रियलिटी। अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं उसमें जो भी चीज़ लिखी होती है तो रियलिटी में वो वैसा ही हो ये जरूरी नहीं होता। सो टेक्स्ट इज डिफरेंट देन द रियलिटी। टेक्सचुअल एटीट्यूड सबसे पहले इसमें डिफाइन किया है। उसके बाद कुछ सिचुएशंस दी है, देखिए टेक्सचुअल एटीट्यूड के लिए। व्हेन अ ह्यूमन बीइंग कन्फ्रंट्स एट क्लोज क्वार्टर्स समथिंग रिलेटिवली अननोन। हम कब अपने टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, अपनी पढ़ी हुई नॉलेज का यूज़ करते हैं? जब हम किसी अननोन चीज़ से मिलते हैं। अननोन चीज़ का हम जब सामना करते हैं तब हम अपने कोई पहले का कोई ज्ञान, कोई नॉलेज उसका यूज करते हैं। और सेकंड कंडीशन है टेक्सचुअल एटीट्यूड इज द अपीयरेंस ऑफ सक्सेस। और टेक्सचुअल एटीट्यूड को यहाँ अपीयरेंस ऑफ सक्सेस भी कहा गया है। तो यहाँ पर टेक्सचुअल एटीट्यूड को डिफाइन किया गया। और एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है एडवर्ड सैड ने फेरिस लायन का। जैसे कि अगर इफ़ वन रीड्स अ बुक क्लेमिंग दैट लायंस आर फेरिस, अगर कोई किताब को पढ़ता है जिसमें लायन जो है वो फेरिस बताया गया है और उसके बाद वो एक फेरिस लायन से मिल भी जाता है, तो उसके बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि वो उसी राइटर की दूसरी किताबें भी पढ़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से टेक्स्ट और रियलिटी इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और कभी कभी एक जैसे भी होते हैं। अगर बुक के जो टेक्स्ट है वो रियल हो, जैसा बुक में मेंशन है वैसा ही हो। तो सबसे पहले यहाँ टेक्सचुअल एटीट्यूड को डिफाइन किया गया। फिर डिस्कोर्स को इस बुक में मेंशन किया गया। डिस्कोर्स को किस तरह से मेंशन किया है? टेक्स्ट कैन क्रिएट नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो द वेरी रियलिटी दे अपेयर टू डिस्क्राइब। इन टाइम such knowledge and reality produce a tradition और what मिकेल फुको कॉल्स अ डिस्कोर्स। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया, देखो टेक्स्ट जो है वो नॉलेज क्रिएट करता है और रियलिटी क्रिएट करता है। अब ये टाइम के साथ जो नॉलेज है, रियलिटी है, ये एक ट्रेडिशन प्रोड्यूस करती है और जिससे डिस्कोर्स टर्म यहाँ दिया गया है। अब देखिए एडवर्ड सैड ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए नेपोलियन और डी लेसिपस के। तो वो क्या कहते हैं कि नेपोलियन और डी लेसिपस ने जो भी आज तक पढ़ा ओरिएंटलिज्म के बारे में वो सब बुक से आया है। और ओरिएंटलिज्म को ये कंपेयर भी करते हैं, ओरिएंट इज लाइक द फेरिस लायन। तो यहाँ सिम्पली यूज कर रखी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या होता है, आगे यहाँ टेक्स्ट मेड द ओरिएंट पॉसिबल। टेक्स्ट की वजह से ही ओरिएंट पॉसिबल हो पाया है। अब इसके बाद ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडेंट और ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें बोलते हैं ओरिएंट। तो वेस्टर्न कंट्रीज की जो भी थिंकिंग है ओरिएंट के बारे में उसे बोलते हैं ओरिएंटलिज्म। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को सुपीरियर मानती हैं। कुछ कल्चर स्ट्रेंथ है, देखिए उनके कल्चर किस वजह से स्ट्रेंथ है। सबसे पहला तो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कुछ लिखती हैं वेस्टर्न राइटिंग्स प्लस ओरिएंटल साइलेंस, इस वजह से कल्चर काफ़ी स्ट्रेंथ है। जैसे कि आपको पता है ग्रीक एक ऐसा पूरी कंट्री है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे राइटर वहाँ से आए हैं। तो वेस्टर्न राइटिंग्स तो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ निकल के आती है। ओरिएंटल साइलेंस की वजह से, ओरिएंटल साइलेंस तो वेस्टर्न राइटिंग पर ओरिएंटल साइलेंस ये वेस्ट कल्चर को इन्हेंस करती है, उसको पावर देती है। और एक दूसरा भी है प्रेशर ऑफ द ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन प्लस टेक्सचुअल एटीट्यूड टू द ओरिएंट, एक दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से वेस्टर्न कल्चर काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद ये बताते हैं कि नेपोलियन और डी लेसिपस को दोनों को अच्छे से ड्रॉ नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ टू हु मेड द प्लान्स फॉर ओरिएंट्स, यहाँ पर दो चीज़ों की बातें होती है, 2 पॉइंट्स की, जिसकी वजह से ओरिएंट्स का प्लान बनता है। जैसे कि देखिए वन हु सीज देम कैरिंग इन द डायमेंशनलेस साइलेंस ऑफ द ओरिएंट बिकॉज द डिस्कोर्स ऑफ द ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म में डिस्कोर्स की वजह से अगर कोई देखता है ओरिएंट को ऐसा एज ए डायमेंशनलेस, तब ओरिएंटलिज्म की धारणा कैरी होती है। सेकेंड पॉइंट है ओरिएंट्स पावरलेसनेस टू डू एनीथिंग। तो ओरिएंट लोगों की कुछ भी ना करने की जो ये पावर है उनकी कुछ भी नहीं होती पावर, तो इस वजह से ओरिएंटलिज्म की धारणा कैरी हो रही है। डिस्कोर्स ऑफ ओरिएंटलिज्म मेड इट पॉसिबल, और डिस्कोर्स जो है ओरिएंटलिज्म को पॉसिबल बनाता है। अब इसके बाद नेपोलियन केस को डिस्कस करता है। देखिए नेपोलियन केस क्या है। नेपोलियन के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री आर्मी थी, तो नेपोलियन की जो मिलिट्री आर्मी है उसकी वजह से वेस्टर्न जो है बहुत काफ़ी सुपीरियर है।
तो यहाँ ये पॉइंट भी मेंशन किया गया है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन डी ली इजिप्ट जो है एक बुक है, इसमें भी मेंशन है कुछ बहुत सारी चीज़ें। और डी लेसिपस कट अक्रॉस स्विच, अभी डी लेसिपस ने अक्रॉस स्विच नहर को कट कर दिया था, ऐसा भी कुछ मेंशन है। फिर ओरिएंटलिज्म गेव देम देयर सक्सेस, इस वजह से ओरिएंटलिज्म की वजह से इसको सक्सेस मिली। अब यहाँ ओरिएंटलिज्म एज वेस्टर्न प्रोजेक्शन, तो वेस्टर्न प्रोजेक्शन, वेस्टर्न जो तरीका है, वेस्टर्न जो दृष्टिकोण है, उसकी वजह से ओरिएंटलिज्म को दर्शाया गया है। और ओरिएंट एंड द विल टू गवर्न ओवर द ओरिएंट, और ओरिएंट लोगों के ऊपर शासन करने का जो एक उनकी विल है, उनकी डिज़ायर है, उसको भी शो कराया गया है। तो 19 एंड 20 सेंचुरी में क्या हुआ, देखिए 19 और 20 सेंचुरी में जब ये यूरोपियन एक्सपेंशन हुआ, मार्केट्स, रिसोर्सेज, ये सब एक्सपेंस हुई, तो बहुत सारे क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो यूरोप से बहुत सारी चीज़ें लेती थी और यूरोप को बहुत सारी चीज़ें देती थी। 19 सेंचुरी में जब हमारा 19 सेंचुरी मतलब क्या, 1846, 18 समथिंग, 18 अगर 18 में लिखते हैं उसको, तो उस समय बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वो एक्सपेंड कर रही थी, मार्केट, रिसोर्सेज, ये सब एक्सपेंड हो रहे थे। तो ओरिएंटलिज्म फ्रॉम डिस्कोर्स टू एन इंपीरियल इंस्टीट्यूट, तो इस वजह से ओरिएंटलिज्म डिस्कोर्स की धारणा से निकलकर क्या बन गया, एक इंस्टीट्यूट, इंपीरियल इंस्टीट्यूट बन गया। उसके बाद अब प्री पोस्टरस ट्रांजिशन, अब देखिए प्री पोस्टरस ट्रांजिशन क्या हुआ कि जो टेक्सुअल है, जो भी टेक्सुअल अपीयरेंस बुक में लिखा गया है, उसको प्रैक्टिकली यूज कर देना, टेक्स्ट से प्रैक्टिकल, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन। तो प्री पोस्टरस है कि ओरिएंट टेक्स प्लेस टू पुट टेक्सुअल अप्रीहेंशन, फॉर्मुलेशन और द डेफिनेशन ऑफ द ओरिएंट इनटू प्रैक्टिस। तो ओरिएंट की जितनी भी डेफिनेशन बुक में मेंशन है ओरिएंट लोगों के बारे में, उसे प्रैक्टिकली स्किल कर लेना, प्रैक्टिकली उसको ले आना, उसे बोलते हैं प्री पोस्टरस ट्रांजिशन। उसके बाद ये ओरिएंटलिज्म के बारे में ग्रेट थिंकिंग बताता है। ग्रेट थिंग्स कौन कौन सी है, जैसे कि 19 सेंचुरी, सबसे पहला पॉइंट है 19 सेंचुरी इट प्रोड्यूस ग्रेट स्कॉलर्स, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ग्रेट स्कॉलर्स आए। फिर सेकंड पॉइंट, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ लैंग्वेजेस टॉट इन वेस्ट, उसकी वजह से, अब ये ओरिएंटलिज्म की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बढ़ी, लैंग्वेजेस जो सिखाई जाती थी वेस्ट में, वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई। थर्ड पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एडिटेड, और क्वांटिटी मैन्युस्क्रिप्ट जो एडिटेड हुई उनकी क्वांटिटी भी इन्हेंस हुई, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ी। तो यहाँ 3 पॉइंट जिसकी वजह से ओरिएंटलिज्म को अच्छा समझा जा रहा है वेस्ट में। दस ओरिएंटलिज्म ओवररूड द ओरिएंट, अब इस वजह से क्या हुआ, ओरिएंटलिज्म ने क्या करा, ओरिएंट जो लोग थे उनको तो छोड़ ही दिया, ओवररूड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उनका त्याग कर दिया, यानी कि ये ओरिएंट लोगों को सुपीरियर नहीं मानते, यानी कि ईस्ट लोगों को। ओके, आगे देखिए, आगे पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स एंड ओरिएंटलिज्म क्या है, देखिए यहाँ पर ओरिएंटलिज्म कैन बी पुट टू पॉलिटिकल यूज, ओरिएंटलिज्म को पॉलिटिकल के लिए भी यूज किया गया। इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट इनोसेंस, अब ये किस तरह से, यहाँ पर 3 पॉइंट में डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि पहले तो इनोसेंस और गिल्ट के क्वेश्चन करते हैं, दूसरा वुमेन स्टडीज का यूज करते हैं, थर्ड है कोलोनाइजेशन में भी ये ओरिएंटलिज्म को कोलोनाइजेशन से भी डिफाइन किया गया, जैसे कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज इन विच वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म हैज फ्लिस्ट ड्रॉ अटेंशन टू द डिबेट पोजीशन ऑफ द ओरिएंट और ओरिएंटल एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है, देखिए ये वेस्टर्न कंट्रीज के लोग किस चीज़ पर स्टडी करते हैं, जिस चीज़ में वे सुपीरियर है, और ओरिएंटल लोग जो हैं वो उतने सुपीरियर नहीं है। ओरिएंटल कंट्रीज में जिस टॉपिक पर वे लोग सुपीरियर नहीं है, उस टॉपिक को स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब अगर कोई अंग्रेज यहाँ आता है तो वो यहाँ की गरीबी की फ़ोटो खींच कर ले जाता है, तो वो शो कराना चाहते हैं कि इस चीज़ में भारत आगे नहीं है, इस चीज़ में जो ये इंडियन है, ये जो पूरा ओरिएंट कंट्रीज है, ये आगे नहीं है, बल्कि वे लोग आगे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर शो कराने के लिए। आगे इजिप्शियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक है अनवर अब्दुल मलिक। अब ये क्या कहते हैं, देखिए इन्होंने क्या करा ओरिएंटलिज्म में, इन्होंने टू टाइप्स से बताए, ऑन द लेवल ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉब्लम, इस चीज़ पर डिफाइन करा ओरिएंटलिज्म को। सेकंड, ऑन द लेवल ऑफ द थीमेटिक, इन 2 टाइप्स से डिफाइन किया। अब देखिए जब ये प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं ऑन द लेवल ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉब्लम, तब ओरिएंट एज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तब ये ओरिएंट को एज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी करते हैं। स्टैम्प्ड विद अदरनेस, तब ये बताते हैं कि ओरिएंट जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। स्टैम्प्ड ऑफ विद अदरनेस मतलब उसमें अदरनेस की स्टैम्प लगी हुई है। ओरिएंट लोग, जो ओरिएंट लोग हैं, ओरिएंटल कंट्रीज हैं, उन सब में अदरनेस की स्टैम्प लगी हुई है, बल्कि वेस्टर्न अलग है और ईस्टर्न अलग है। और दूसरा नॉन एक्टिव, नॉन ऑटोनोमियस एंड नॉन सोवरेन, ये नॉन एक्टिव है, नॉन ऑटोनोमियस एंड नॉन सोवरेन है, ये भी ये टर्म उन्होंने डिफाइन करा है। फिलॉसफिकली क्या है, इट इज़ अदर देन इटसेल्फ इन रिलेशनशिप टू इटसेल्फ, तो दूसरों से तो अलग है, खुद से इसका रिश्ता है, मगर इसको अंडरस्टूड बाय, एक्टेड बाय अदर्स, लेकिन इसको कौन समझता है और एक्ट कौन करता है, दूसरे। ये फिलॉसफिकली है। अब थीमेटिक रूप से क्या है, ओरिएंटल कंट्रीज सेम कंसेप्शन अंडर स्टडी, तो ओरिएंटल जितनी भी कंट्रीज हैं, यानी कि ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं, उनका सेम कंसेप्शन होता है, और उसको ही स्टडी करते हैं कौन, वेस्ट के लोग। कंसेप्शन एक्सप्रेसेस थ्रू
एथनिस्ट टिपोलॉजी। अब ये कंसेप्शन जो सब लोगों का एक ही है, वो किससे समझा जा सकता है, एथनिस्ट टिपोलॉजी से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें इन्होंने डिफाइन करी है अनवर अब्दुल मलिक ने। अब उसके बाद ट्रेडिशनल ओरिएंटलिस्ट की बात होती है, ट्रेडिशनल ओरिएंटलिस्ट्स। अब ट्रेडिशनल ओरिएंटलिस्ट में क्या है, देखिए दो तरह का इन्होंने सेंस यहाँ पर दिया है, एक है हिस्टोरिकल, दूसरा है फंडामेंटल। कि इन्होंने अनवर अब्दुल मलिक की ही बात चल रही है अभी, तो यहाँ पर इन्होंने ट्रेडिशनल ओरिएंटलिस्ट में बोला हिस्टोरिकल बिकॉज इट गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री। तो ये कहा जाता है, ये ओरिएंटलिज्म में हिस्ट्री की भी शुरुआत होती है, हिस्ट्री से भी शुरुआत से ये इस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं ओरिएंटलिज्म को, इसलिए यहाँ हिस्टोरिकल भी जरूरी है। और फंडामेंटली जरूरी क्यों है, बिकॉज इट्स ट्रांसफिक्स इनटू इनएलिनेबल प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग डेफिनेशन। तो डेफिनेशन नहीं देता बल्कि उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफिक्स करता है, ट्रांसफर करता है, इनएलिनेबल को बनाता है। अब्दुल मलिक सीज ओरिएंटलिज्म एज अ हिस्ट्री। अब देखिए अब्दुल मलिक जो कि क्या थे, इजिप्शियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने ओरिएंटलिज्म को एज अ हिस्ट्री ज्वाइन किया, उन्होंने इसको हिस्ट्री से जोड़ा है। उसके बाद अब फ्रॉम 18th सेंचुरी ब्रिटेन एंड फ्रांस डोमिनेटेड ओरिएंटलिज्म एज अ डिसिप्लिन। अब 18वीं शताब्दी में कौन इसको डोमिनेट कर रहा था, वो थे फ्रांस और ब्रिटेन, हालांकि जर्मनी भी वहाँ था। उसके बाद एवरी ओरिएंटलिस्ट बिगिन हिज करियर एज अ फिलोलॉजिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो भी होता है वो अपनी कंट्री को, अपनी करियर को फिलोलॉजिस्ट ऐसा बिगिन करता है। अब ओरिएंटलिज्म कैरी टू ट्रेड्स, ओरिएंटलिज्म से टू ट्रेड्स कैरी होते हैं, कौन कौन से, देखिए सबसे पहले अ साइंटिफिक सेल्फ कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ओरिएंट टू यूरोप। एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, पहले तो एक साइंटिफिक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है जो कि किस पर बेस्ड होती है, लिंग्विस्टिक बेस्ड पर होती है, लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ओरिएंट टू यूरोप। सबसे पहला तो यह है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेकेंड, अ प्रोक्लेविटी टू डिवाइड, सब डिवाइड एंड रीडिवाइड इट्स सब्जेक्ट मैटर। अब दूसरा जो भी सब्जेक्ट मैटर है ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड उसको डिवाइड करना, सब डिवाइड करना, रीडिवाइड करना विदाउट एवर चेंजिंग इट्स माइंड अबाउट द ओरिएंट एज बीइंग ऑलवेज द सेम। तो ये ओरिएंट को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है, ओरिएंट वैसे का वैसा ही रहता है, उसको चेंज नहीं करना, लेकिन उसको डिवाइड, सब डिवाइड और रीडिवाइड करना, ये इन दो चीज़ों को कैरी करता है ओरिएंटलिज्म, कैरी टू ट्रेड्स। ओके, अब आगे देखें, आगे फ्रेडरिक सेगल। अब फ्रेडरिक सेगल की बात होती है, फ्रेडरिक सेगल ने किस तरह से, देखिए एक ये जर्मन लिटरेरी क्रिटिक्स थे, इन्होंने किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाया। देखिए ही सेड, उन्होंने क्या कहा, इट इज़ इन ओरिएंट दैट वी मस्ट सर्च फॉर द हाईएस्ट रोमांटिसिज्म। तो उन्होंने बोला कि ओरिएंटल लोगों में ही हमको क्या फाइंड करना चाहिए, हाईएस्ट रोमांटिसिज्म फाइंड करना चाहिए। ही मेंट दैट ओरिएंट ऑफ द शकुंतला उपनिषद दे आर डिफरेंट, इन्फीरियर। इन्होंने बोला कि जो शकुंतला है, आप जानते ही हैं शकुंतला को, और उपनिषद को आप जानते ही हैं, तो ये सब अलग हैं, ये सब इन्फीरियर हैं। ये सब किसने बोला, फ्रेडरिक सेगल ने। ये देखिए हिज लेक्चर्स वर फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उनके लेक्चर्स तो पूरे डिस्क्रिमिनेशन से भरे होते थे। मुस्लिम्स के बारे में क्या बोलते थे, देखिए दैट एम्प्टी थीज अ मियरली नेगेटिव यूनिटेरियन फेथ। यूनिटेरियन फेथ क्या होता है, जो सिर्फ एक ही चीज़ पर बिलीव करते हैं, तो ये सब मुस्लिम्स के लिए इन्होंने बोला है। और यहाँ इन्होंने ओरिएंटलिज्म, शकुंतला, उपनिषद वगैरह बोला हुआ है। अब डार्विनियन क्या है, डार्विनियन साइंटिफिक है, आप जानते हैं चार्ल्स डार्विन को। तो ये साइंटिफिक जो सब्जेक्ट मैटर, इन्होंने बोला कि जो ओरिएंटलिज्म के पक्ष है इन्हें हम साइंटिफिक रूप से देखिए, तो साइंटिफिक सब्जेक्ट मैटर हमें लैंग्वेज और रेस जो मतलब है स्पीसीज, ये सब हमको साथ साथ समझ में आएंगी। अब उसके डार्विन के बाद से गुड और बैड ओरिएंट की बात होती है कि गुड ओरिएंट क्या होता है, बैड ओरिएंट क्या होता है। गुड ओरिएंटलिज्म वाज द क्लासिकल पीरियड। गुड ओरिएंटलिज्म क्लासिकल पीरियड था समवेयर इन द लॉन्ग टाइम गॉन इंडिया, जो कि अब इंडिया बीत चुका है, जैसा इंडिया था उस समय एक ओरिएंटलिज्म जो था वो था गुड ओरिएंटलिज्म। अब बैड ओरिएंटलिज्म क्या है, बैड ओरिएंटलिज्म इज प्रेजेंट डे। बैड ओरिएंटलिज्म है प्रेजेंट डे का, एशिया, पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका कुछ पार्ट्स, और इस्लाम एवरीवेयर, तो ये सब बैड ओरिएंटलिज्म के अंदर आता है। अब उसके बाद ओरिएंट सोसाइटी है, देखिए इसमें बहुत सारे सोसाइटी के नाम मैंने नोट किए हैं, जैसे ये सोसिएट एसिटोग 1822, रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी 1823, अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी 1842, बट दे कैन नेग्लेक्ट द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इमेजिनेटिव एंड ट्रैवल लिटरेचर। तो इन सबको ये नेग्लेक्ट करता है। और उसके कोलोनाइजेशन से रिलेटेड, ये कॉलोनियल पावर्स ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। कॉलोनियल पावर कौन थे, ब्रिटेन और फ्रांस, और इनका क्या रोल था, इनका रोल था सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो, उसके बाद क्रिएशन हो, ये जरूरी है। सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन मेंशन करने, उसके बाद क्रिएशन मेंशन करते थे। अब उसके बाद ये प्रोमोट, ये जो जितने भी यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है उनका सब मैंने नाम नोट करा है। ब्रिटेन ने देखो प्रोमोटिंग क्रिश्चियन नॉलेज, सबसे पहले क्रिश्चियन नॉलेज 1698, सोसाइटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द गॉस्पेल इन फॉरेन पार्ट्स 1701, बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी 1792, चर्च मिशनरी सोसाइटी 1792, फॉरेन बाइबल सोसाइटी 1804, और यहाँ तक कि ये लंदन सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियनिटी अमंग जूइस
1808 ये भी है देखिए। तो यहाँ जूइस के बीच में भी इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू किया। तो इस वजह से ये ओरिएंटलिज्म जो है पूरी कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया इस तरह से। तो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। ये पार्ट 1 था इस पूरी वीडियो का। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।